through the eyes of the people. To get a glimpse of what people were thinking those days about British rule, study source 1 and 2. So इस सेक्शन में हम ये जानेंगे कि उस टाइम पे जो लोग थे वो ब्रिटिश रूल के बारे में क्या सोचते थे। तो उसके लिए यहाँ पे छोटे छोटे दो आर्टिकल्स दिए हुए हैं जिनके थ्रू हम जानेंगे कि लोग कैसा सोचते थे। द लिस्ट ऑफ 84 रूल्स। तो विष्णु भट्ट गोडसे एक महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव के ब्राह्मण थे, तो उन्होंने बुक लिखी थी माझा प्रवास। तो उसका कुछ पार्ट आपको यहाँ पे दिया हुआ है। तो वो बताते हैं, जो विष्णु भट्ट गोडसे हैं वो बोलते हैं कि वो और उनके अंकल जो हैं वो मथुरा में होने वाले एक यज्ञ को अटेंड करने के लिए जा रहे थे। यज्ञ मतलब कि जैसे यज्ञ वगैरह होता है, मथुरा में एक यज्ञ वगैरह होने वाला था जिसको अटेंड करने के लिए विष्णु भट्ट और उनके अंकल जो हैं वो जा रहे थे। Vishnu Bhatt writes that they met some sepoys on the way who told them that they should not proceed on the journey because a massive upheaval was going to break out in these days. तो कुछ सिपॉयज जो हैं वो उनको रास्ते में मिलते हैं जो कि बोलते हैं कि आप लोगों को अभी नहीं जाना चाहिए यजना के लिए, क्योंकि इन दिनों में ही मतलब आने वाले कुछ दिनों के बीच में बहुत ही मैसिव अपहीवल, एक तरीके से बहुत ही बड़ी उथल पुथल, बहुत ही बड़ा चेंज जो है वो होने वाला है। द सिपाही सेड, तो उन सिपाहियों ने क्या बोला? द इंग्लिश वर डिटरमाइंड टू वाइप आउट द रिलीजन्स ऑफ द हिंदू एंड द मुस्लिम्स। तो इंग्लिश जो है उन्होंने ये निश्चय कर लिया है, दे आर डिटरमाइंड कि वो हिंदूज और मुस्लिम्स के जो रिलीजियस सेंटिमेंट्स हैं उनको एकदम से खत्म करने की कोशिश करेंगे। मतलब हिंदूज एंड मुस्लिम के जो रिलीजन्स हैं उन पर ही वो हमला करना चाहते हैं, उनके रिलीजन्स को खत्म करना चाहते हैं। They had made a list of 84 rules and announced these in a gathering of all big kings and princes in Calcutta. तो वो बताते हैं, सिपाही बताते हैं कि जो अंग्रेज हैं उन्होंने 84 रूल्स जो हैं वो बनाए हैं और उनको अलग अलग जगहों पे, मतलब कैलकाटा में अलग अलग जगहों पे जहाँ बड़े बड़े राजा है, महाराजा है, उनके यहाँ पे अलग अलग गैदरिंग्स में, मतलब लोगों को इकट्ठा कर करके वो रूल्स जो हैं वो पढ़े गए हैं। They said that kings refused to accept these rules and warned the English of dire consequences and massive upheaval if these are implemented. अब क्योंकि जो अंग्रेज थे उन्होंने तो अलग अलग गैदरिंग्स में ये जो रूल्स हैं वो अनाउंस करवा दिए थे, बट जो किंग्स थे, जो प्रिंसेस थे, वो इन रूल्स को एक्सेप्ट करने से मना कर रहे थे। और किंग्स ने ये एक तरीके से धमकी दी थी कि अगर इन रूल्स को इम्प्लीमेंट किया गया, इनको लागू किया गया, तो उसका अंजाम जो है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। अगर इन रूल्स को अप्लाई कर दिया गया, इम्प्लीमेंट कर दिया गया, तो बहुत ही मैसिव अपहीवल जो है वो देखने को मिलेगा। दैट द किंग्स ऑल रिटर्न टू देयर कैपिटल्स इन ग्रेट एंगर, और सभी जो किंग्स हैं वो बहुत ही गुस्से में अपने अपने कैपिटल्स में चले गए। एंड ऑल द बिग पीपल बिगैन मेकिंग प्लान्स, और सभी लोग जो हैं वो वहां जाकर अपने अपने प्लान्स बनाने लग गए कि अगर इन लोगों ने इन रूल्स को इम्प्लीमेंट कर दिया तो हम किस तरीके से कदम उठाएंगे। A date was fixed for the war of religion and the secret plan had been circulated from the cantonment in Meerut by letters sent to different cantonments. तो क्या हुआ, लोग जो हैं मतलब ये किंग्स वगैरह ये प्लान कर रहे थे, अपने अपने लेवल पे बड़े बड़े प्लान्स बना रहे थे ताकि अगर कुछ ऐसा हो जाता है तो उससे उसके साथ कैसे लड़ना है। उन लोगों ने एक डेट फिक्स की वॉर के लिए, मतलब ये धर्म की जो एक लड़ाई है ना, क्योंकि वहां पे हिंदू और मुस्लिम धर्मों को कुचलने की कोशिश की जा रही थी उनके द्वारा, ब्रिटिशर्स के द्वारा। तो इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने एक डेट फिक्स की, किस चीज के लिए? वॉर ऑफ रिलीजन। वो इसको क्या कह रहे हैं, ये धर्म की लड़ाई है। और एक सीक्रेट प्लान जो है उसको सर्कुलेट किया गया, मतलब मेरठ का जो कैंटोनमेंट है, कैंटोनमेंट वो जगह होती है जहाँ पे आर्मी वगैरह वाले लोग जो हैं वो रहते हैं, सिपाहीज वगैरह वो वहां पे रहते हैं। तो मेरठ का जो कैंटोनमेंट है वहां से वो सीक्रेट प्लान दूसरे कैंटोनमेंट्स में पहुंचाया गया और ये बात जो है मतलब सीक्रेटली लोगों तक बताई गई। सोर्स नंबर 2 जो है ये है, देयर वाज सून एक्साइटमेंट इन एवरी रेजिमेंट। और उस इसका मतलब जो सेंटेंस से हमें पता चलता है, ये कहना चाह रहे हैं कि उस टाइम जो रेजिमेंट्स है, रेजिमेंट्स मतलब अलग अलग सिपाहियों की जो आर्मी में जैसे रेजिमेंट्स होती हैं, अलग अलग ग्रुप्स टाइप होते हैं, तो हर एक जो रेजिमेंट है वो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड थी। अब किस लिए वो एक्साइटेड थी? Another count we have from those days are the memoirs of सूबेदार सीताराम पांडे। तो अभी तो हमने जो विष्णु भट्ट गोडसे हैं उनकी कहानी थोड़ी सी पढ़ी थी कि उनकी लाइफ का एक छोटा सा हिस्सा, क्या उनके लाइफ में एक इंसिडेंट हुआ था मथुरा जाते समय। ऐसा ही एक और जो एक तरीके से इंसिडेंट है वो सूबेदार सीताराम पांडे का है। सीताराम पांडे was recruited in 1812 as a sepoy in the Bengal native army। तो 1812 में जो सीताराम पांडे हैं उन्होंने बंगाल नेटिव आर्मी को ज्वाइन किया था सिपाही के तौर पे।
ही सर्व द इंग्लिश फॉर 48 ईयर्स एंड रिटायर्ड इन 1860। तो उन्होंने ये जो इंग्लिश आर्मी थी, क्योंकि तो ब्रिटिशर्स की आर्मी है, तो इसको 48 साल तक सर्व किया, 48 साल तक उन्होंने ये नौकरी की और 1860 में वो रिटायर हो गए। ही हेल्प द ब्रिटिश टू सप्रेस द रिबिलियन दो हिज ओन सन वॉज अ रेबल। जो सीताराम पांडे हैं, क्योंकि वो तो ब्रिटिशर्स के वहां पे जॉब कर रहे थे, नौकरी कर रहे थे, वो तो उनकी आर्मी में थे, तो उन्होंने काफी सारे रेबिलियंस को दबाने में ब्रिटिशर्स की मदद की। और जबकि उनका खुद का जो बेटा है वो एक रेबल था, विद्रोही था, एंड वाज किल्ड बाय द ब्रिटिश इन फ्रंट ऑफ हिज आईज। और उनका बेटा क्योंकि एक विद्रोही था, तो उनके बेटे की जो मौत है वो उनके आंखों के सामने ही हुई थी। मतलब ब्रिटिशर्स ने सीताराम पांडे के आंखों के सामने ही उनके बेटे को मारा था। ऑन रिटायरमेंट ही वॉज परसुएडेड बाय हिज कमांडिंग ऑफिसर नॉरगेट टू राइट हिज मेमोयर्स। तो जब सीताराम पांडे रिटायर हो रहे थे, तो उनके रिटायरमेंट में उनके जो कमांडिंग ऑफिसर थे नॉरगेट, उन्होंने सीताराम पांडे को कहा कि आप अपने मेमोयर लिखो, एक तरीके से आपके जीवन में जो भी कुछ हुआ उसका हमें एक तरीके से बुक बनाकर दो, उसको बुक्स में लिखो। He completed the writing in 1861 in Avdi and Norgate translated it into English. तो जो सीताराम पांडे हैं उन्होंने 1861 में अपनी जो मेमोयर है उसको कंप्लीट कर दिया था, बट वो अवधी भाषा में लिखी थी। बाद में नॉरगेट जो है उन्होंने उसको इंग्लिश भाषा में ट्रांसलेट किया एंड हैड इट पब्लिश्ड अंडर द टाइटल फ्रॉम सिपॉय टू सूबेदार। और जब नॉरगेट ने उनकी बुक को अवधी से इंग्लिश में ट्रांसलेट किया तो उसको किस नाम से पब्लिश कराया? फ्रॉम सिपॉय टू सूबेदार। क्योंकि जो सीताराम पांडे थे उन्होंने ज्वाइन किया था सिपाही, और जब वो रिटायर हुए थे तो वो सूबेदार की पोजीशन पे थे। तो उनके सिपाही से लेके सूबेदार की जो जर्नी रही वो उन्होंने इस बुक में बताई थी। और यहाँ पे एक छोटा सा हिस्सा जो है सीताराम पांडे की बुक का दिया हुआ है कि उन्होंने क्या लिखा। इट इज माई हम्बल ओपिनियन दैट दिस सीजिंग ऑफ ओथ filled the minds of the sepoys with distrust and led them to plot against the government। तो वो ऐसा कहते हैं कि मेरा ये मानना है कि जो ब्रिटिशर्स ने अवध पे, ओध मतलब कि अवध जो है उस पर कब्जा कर लिया है, इसकी वजह से सभी जो सिपाही हैं उनके बीच में एक तरीके से डिस्ट्रस्ट पैदा हो गया है। मतलब कि एक तरीके से नाराजगी आ गई है, क्योंकि अवध जो है उसको बड़े ही बेकार तरीके से, बड़े ही वेग से ग्राउंड पे ब्रिटिशर्स ने कंट्रोल किया था, उसको अपने कंट्रोल में लिया था। और ये सभी जो सिपाही हैं वो एक तरीके से गुस्सा थे एंड लेट देम टू प्लॉट अगेंस्ट द गवर्नमेंट। और इस वजह से क्या हुआ, एक तरीके से वो गवर्नमेंट के खिलाफ जाने लग गए जो सिपाही थे। एजेंट्स ऑफ द नवाब ऑफ ओध एंड ऑल्सो द किंग ऑफ दिल्ली वर सेंट ऑल ओवर इंडिया टू डिस्कवर द टेम्पर ऑफ द आर्मी। और क्या हुआ, अवध के जो नवाब हैं उन्होंने और दिल्ली के जो किंग हैं उन्होंने अपने अपने एजेंट्स भेजे सभी जगह पे, मतलब पूरे भारत में अपने अपने एजेंट्स भेजे, ताकि वो ये जान सके कि जो आर्मी है उनका टेम्पर क्या है, वो क्या सोच रहे हैं, वो क्या फील कर रहे हैं इस टाइम पे। दे वर्कड अपॉन द फीलिंग्स ऑफ सिपॉयज। जो नवाब हैं अवध के और जो किंग्स हैं दिल्ली के, उन्होंने अपने एजेंट्स भेजे थे और वो ये पता करना चाह रहे थे कि इस टाइम पे सिपाही क्या फील कर रहे हैं। और वो ऐसा क्यों कर रहे थे? क्योंकि वो सिपाहियों की फीलिंग पर काम करना चाहते थे। उन्हें पता था सिपाही जो हैं वही सबसे बड़ा हथियार है ब्रिटिशर्स का। क्योंकि ब्रिटिशर्स जो है वो किसके जरिए लड़ रहे हैं? अगर वो किसी टेरिटरी पे जाके कब्जा कर रहे हैं तो खुद जो सबसे बड़ा ऑफिसर है वो तो जाके कब्जा नहीं करेगा, वो अपनी आर्मी को भेजेगा। और आर्मी जो है वो एक तरीके से उनका बहुत ही बड़ा हथियार है। तो अगर आर्मी के ऊपर इन किंग्स ने, नवाब ने थोड़ा कंट्रोल पा लिया, उनके सेंटिमेंट्स को थोड़ा चेंज कर लिया, उनको उनकी फीलिंग्स को थोड़ा चेंज कर लिया, तो जो सिपाही हैं वो अंग्रेजों के खिलाफ जा सकते हैं और उनकी एक तरीके से कमर तोड़ सकते हैं। So they worked upon the feelings of sepoys, telling them how treacherously the foreigners had behaved toward their king। तो उनकी फीलिंग्स पे काम कर रहे थे और उन्हें क्या बताना चाह रहे थे, किस तरीके से वो उनकी फीलिंग पे काम करना चाह रहे थे। तो जो अवध के नवाब वगैरह हैं, जो ये किंग्स वगैरह हैं, उन्होंने अपने एजेंट्स को भेजा और उनके जरिए, एजेंट्स के जरिए सिपाही तक ये बात पहुंचाने की कोशिश की कि किस तरीके से ये जो फॉरेनर्स हैं वो ट्रेचरसली बिहेव कर रहे हैं। ट्रेचरसली मतलब होता है एक तरीके से धोखेबाज, नमक हराम, मतलब ऐसा पर्सन जो दिखने में तो बड़ा अच्छा लगे, सेफ लगे, बट हकीकत में वो अच्छा ना हो। तो जो ब्रिटिशर्स हैं उन्होंने बहुत ही गंदे तरीके से, बहुत ही बाजी करके जो किंग हैं उनसे उनके टेरिटरीज को छीना है। दे इन्वेंटेड 10,000 लाइज एंड प्रोमिसेस टू परसुएड द सोल्जर्स टू म्यूटनी एंड टर्न अगेंस्ट देयर मास्टर्स द इंग्लिश with the object of restoring the emperor of Delhi to the throne। तो ये जो लोग हैं, जो नवाब हैं, किंग हैं, इन्होंने लगभग 10,000 झूठ जो हैं और प्रोमिसेस जो हैं वो तैयार की, बनाई अपने आप से, कि उनको यूज करके वो सोल्जर्स को
परसुएड कर सकते हैं, उन्हें मना सकते हैं कि वो अपने मास्टर के, मतलब जिनके वहां वो नौकरी कर रहे हैं, अंग्रेजों के खिलाफ जा सके। तो उन्होंने 10,000 झूठ जो है उसकी लिस्ट बनाई, प्रोमिस की लिस्ट बनाई कि अगर आप अंग्रेजों के खिलाफ चले जाओगे तो हम ऐसा करेंगे, और आप अंग्रेजों के खिलाफ इसलिए जाओ, इन्होंने हमारे साथ इतना बुरा किया है। तो इस तरीके से बहुत सारी बातें बनाई ताकि जो सोल्जर्स हैं उन्हें परसुएड किया जा सके, उन्हें मनाया जा सके कि वो अंग्रेजों के खिलाफ चले जाएं। और ये सब क्यों हो रहा था? क्योंकि ब्रिटिशर्स ने इन नवाबों के जो जगहें हैं, उनके टेरिटरीज, उन पे कब्जा कर लिया था। तो अब ये जो किंग हैं वो वापस से अपनी टेरिटरी को चाहते थे, और उन्होंने सिपाहियों को अपना मोहरा बनाया कि हम सिपाहियों के जरिए उनको ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट टर्न करके हम जो अपनी राज गद्दी है उसको वापस से प्राप्त कर सकते हैं। They maintained that this was wholly within the army's power if the soldiers would only act together and do as they were advised. तो उन्होंने ये सब कुछ इस तरीके से लोगों को बताने की कोशिश की कि सब कुछ जो है वो सोल्जर्स के हाथ में है। अगर उन्हें जैसा कहा जाए, जैसा उन्हें एडवाइस किया जा रहा है, जैसा बोला जा रहा है, अगर वो ऐसा करें तो वो बहुत कुछ चेंज कर सकते हैं। तो मतलब सोल्जर्स को ये बताया जा रहा था कि तुम बहुत ही पावरफुल हो और तुम कुछ भी कर सकते हो। It chanced that about this time the Sarkar sent parties of men from each regiment to different garrisons for instructions in the use of the new rifle. तो इस टाइम पे क्या हो रहा था? सरकार, सरकार मतलब ब्रिटिशर्स जो हैं वो हर एक रेजिमेंट से कुछ लोगों को गैरिसन्स में भेज रहे थे ताकि न्यू राइफल जो है उसकी लोगों को ट्रेनिंग दी जा सके, उसको किस तरीके से यूज करना है उसके इंस्ट्रक्शंस दिए जा सके। गैरिसन क्या होता है? गैरिसन एक तरीके से वो ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं जो कि किसी किले में उसकी एक तरीके से देख रेख करते हैं या उस पर खड़े रहते हैं। जैसे आपने देखा हो ना, बड़े बड़े किले रहते हैं और उसके ऊपर कोई सोल्जर्स वगैरह खड़े रहते हैं, तो वो गैरिसन होता है। These men performed the new drill for some time until a report got about by some means or the other that cartridge used for these new rifles were greased with the fat of cows and pigs. तो ये जो ड्रिल थी कि न्यू राइफल्स को कैसे यूज करना है, उसके ऊपर जो इंस्ट्रक्शंस वगैरह दिए जा रहे थे, तो वो सिपाहियों ने कुछ टाइम तक तो किया, लोगों ने कुछ टाइम तक ये ड्रिल्स वगैरह की। बट जैसे ही ये इंफॉर्मेशन फैली कि ये जो न्यू राइफल्स में यूज होने वाली कार्ट्रिज है उसको ग्रीस करने के लिए काउस एंड पिग्स के फैट का इस्तेमाल किया जा रहा है, तब ये ड्रिल जो है एक तरीके से लोगों ने बंद कर दी कि अच्छा, इस कार्ट्रिज को ग्रीस करने के लिए तो इनका फैट यूज किया जा रहा है। और ये प्रॉब्लम क्यों थी? क्यों लोगों ने इस चीज को लेकर इतना रिएक्ट किया? क्योंकि काउस को हिंदुइज्म में होली माना जाता है, तो उनका अगर फैट को यूज कर रहा है तो वो गलत होगा ना। और पिग्स में पिग जो मुस्लिम हैं वो पिग्स को हराम मानते हैं, एक तरीके से उसको गंदा मानते हैं। तो दोनों ही केस में जो हिंदूज एंड मुस्लिम्स हैं उनके रिलीजियस सेंटिमेंट्स जो है वो हर्ट हो रहे थे, उनका एक तरीके से धर्म भ्रष्ट हो रहा था। The men from our regiment wrote to others in the regiment telling them about this. तो सीताराम बताते हैं कि जो उनके रेजिमेंट्स के सिपाही थे, जो लोग थे, वो दूसरे लोगों तक ये बात पहुंचा रहे थे कि कार्ट्रिज में काउज एंड पिग्स का जो फैट है वो यूज किया जा रहा है। एंड देयर वाज सून एक्साइटमेंट इन एवरी रेजिमेंट, और जल्दी ही सारी ही रेजिमेंट्स में एक एक्साइटमेंट देखने मिलती है, एक हलचल देखने मिलती है। Some men pointed out that in 40 years service nothing had ever been done by the सरकार to insult their religion. कुछ लोगों ने एक तरीके से ब्रिटिशर्स का साथ देने की कोशिश की, उनकी सपोर्ट करने की कोशिश की कि 40 साल की सर्विस में अभी तक जो ब्रिटिशर्स हैं उन्होंने कुछ भी ऐसा नहीं किया जिससे कि जो हमारा रिलीजन है, हमारा जो धर्म है उसकी इंसल्ट हो। बट एज आई हैव ऑलरेडी मेंशन्ड द सिपॉयज माइंड्स हैड बीन इन्फ्लेम्ड बाय द सीजर ऑफ ओध। तो जैसा कि सीताराम पांडे ने शुरुआत में ही बताया कि जैसे ही ब्रिटिशर्स ने अवध पे कब्जा किया था तभी जो सिपाही हैं वो एक तरीके से ब्रिटिशर्स से नाराज होने लगे थे। तो जब उन्होंने कुछ ऐसी न्यूज सुनी कि कार्ट्रिज में काउज एंड पिग्स का जो फैट है वो यूज किया जा रहा है ग्रीस करने के लिए, तो वो चीज उस चीज को और ज्यादा चिंगारी देती है। उनके जो बिलीफ था कि ब्रिटिशर्स गंदे हैं उसको और ज्यादा बढ़ावा देती है। Interested parties were quick to point out that the great aim of the English was to turn us all into Christians. तो बहुत सारी जो इंटरेस्टेड पार्टीज थी, मतलब ऐसे लोग जो कि चाहते थे कि ब्रिटिशर्स के खिलाफ सिपाही जाएं, तो उन लोगों ने धीरे धीरे करके ये और बात बढ़ानी स्टार्ट कर दी। जैसे आग में घी डालना होता है ना, तो वैसे ही और बोलने लग गए वो लोग कि हाँ, ब्रिटिशर्स तो हमेशा से ही चाहते थे कि हम अपना धर्म छोड़ दें और क्रिश्चियंस बन जाएं। एंड दे हैड देयरफॉर इंट्रोड्यूस द कार्ट्रिज इन ऑर्डर टू ब्रिंग दिस अबाउट। और इसीलिए उन लोगों ने क्या किया, ब्रिटिशर्स ने क्या किया है, हमारा धर्म भ्रष्ट करने के लिए और ताकि हम क्रिश्चियनिटी को अपना लें, उस चीज के लिए इन लोगों ने क्या किया है, कार्ट्रिज में ये फैट यूज किया है काउज एंड पिग्स का। सिंस द मोहम्मदन्स एंड हिंदूज वुड बी डिफाइल्ड बाय यूजिंग इट, क्योंकि
जब जैसा कि मैंने बोला कि इनका धर्म एक तरीके से भ्रष्ट हो जाएगा, दोनों का ही, जो मुस्लिम्स होते हैं और हिंदूज होते हैं, उन दोनों का ही धर्म जो है वो एक तरीके से भ्रष्ट हो जाएगा। द कर्नल साहब was of the opinion that the excitement which even he could not fail to see would pass off as it had done before and he recommended me to go to my home। तो जो सीताराम पांडे हैं वो बताते हैं कि उनके जो कर्नल साहब हैं उन्होंने बोला था कि ये जो एक्साइटमेंट है, ये जो हलचल हो रही है, ये पुरानी एक्साइटमेंट्स की तरह ये भी पास हो जाएगी, ये भी चली जाएगी, मतलब ज्यादा कुछ नहीं होगा। तो कर्नल साहब भी ये तो मान रहे थे कि हाँ एक्साइटमेंट हो रही है, लोग जो हैं वो एक तरीके से विद्रोह की तरफ जा रहे हैं, हलचल हो रही है, जो सैनिक हैं वो उनके खिलाफ जा रहे हैं। बट कर्नल को ये लग रहा था कि जैसे पहले कुछ इस तरीके की एक्साइटमेंट हुई थी बट ज्यादा कुछ हुआ नहीं, ऐसे ही वो फिर बाद में शांत भी हो गया, इसी तरीके से ये एक्साइटमेंट जो है ये भी पास हो जाएगी। और कर्नल जो है उन्होंने सीताराम को उनके घर जाने के लिए कहा। तो इसके साथ ही वाला जो छोटा सा सेक्शन है ये खत्म होता है। बट इससे हमें क्या पता चलता है कि जो लोग हैं वो ब्रिटिशर्स को कहीं ना कहीं गंदा मानना स्टार्ट उन्होंने कर दिया था, क्योंकि जो किंग्स हैं, जो नवाब्स हैं, वो तो इस चीज को चाहते ही थे कि जो सिपाही हैं वो ब्रिटिशर्स के खिलाफ जाएं। तो वो नए नए हथकंडे अपना रहे थे कि कैसे वो सिपाहियों को ब्रिटिशर्स के खिलाफ करें। ठीक है। और लोगों को ये लग रहा था कि जो ब्रिटिशर्स हैं वो उनके धर्म को टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं, वो उनके धर्म को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं और ये चाहते हैं कि वो क्रिश्चियनिटी में बदल जाएं। तो लोगों को ऐसा लग रहा था और इसी करके धीरे धीरे करके जो ब्रिटिशर्स को लोग गंदा मानते जा रहे थे।